हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। आज की वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, jaundice with right hypochondrial pain may be related to, and the options are hepatitis A infection, gallbladder stone, hepatitis B infection, hepatitis C infection. So right hypochondrial pain है और उसके साथ jaundice भी है, तो उसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से पेन हो सकती है, जिसको हम कॉलिसिस्टाइटिस बोलते हैं, सॉरी कॉलिलिथियासिस बोलते हैं। एंड उसकी वजह से क्या है कि पेशेंट की जो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन विल बी देयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, acute chest pain is common symptom in all of the following condition except, and the options are DVT, pulmonary embolism, heart disease और anxiety disorders. So acute chest pain जो है वो pulmonary embolism में भी present होगी, heart diseases में भी होगी और anxiety disorders में भी होगी। So जो हमारा deep vein thrombosis है, that is DVT, उसमें हमें chest pain नहीं मिलेगी। Now the next question is, all of the following delay the seeking of MCS services except, and the options are deciding to seek care, identifying and reaching health facility, receiving appropriate treatment, and accepting inadequate care from health facility. So in India, most of the जो maternal mortality है that contribute to 3 delays, और वो हमारे delays कौन कौन से हैं कि डिले इन डिसाइडिंग टू सीक केयर, कि पहले हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें केयर की जरूरत है कि नहीं है। सेकेंड, डिले इन आइडेंटिफाइंग एंड रीचिंग हेल्थ फैसिलिटी, हमें पता नहीं होता कि हमने कौन सी हेल्थ फैसिलिटी में जाना है। एंड डिले इन रिसीविंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। तो ये जो 3 डीज हैं, जो 3 डिलेज हैं, इसकी वजह से जो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट है वो कंट्रीब्यूट होता है। तो इसमें accepting inadequate care from healthcare facility is not come under delay. Now the next question is, a pregnant woman attending the health facility with vomiting during first trimester require one of the following action, and the options are to eat small frequent meals, start IV ringer lactate, refer her to medical officer for further management, and advise her to have a hospital delivery. So during first trimester जो vomiting है that is normal. अगर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, जिसको हम हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं, तो उस केस में हमें रेफर करना है और आईवी स्टार्ट करना है ताकि फीमेल को डिहाइड्रेशन ना हो। एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए तो हमने हमेशा हर मदर को मोटिवेट करना है। सो हमने मदर को बोलना है कि टू ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, एंड मॉर्निंग में उठते ही जो हमारे लाइक टोस्ट हो गया एंड बिस्किट हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेटेड फूड जो है वो लेने हैं, जिसकी वजह से मदर को वॉमिटिंग नहीं होगी। Now the next question is, the following are true about TT injection except, and the options are dosage in 0.5 ml, give in gluteal muscles, deep intramuscular और give in upper arm. So जो हमारा टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन है जो कि हम प्रेगनेंसी में लगाते हैं, पहले हम टीटी लगाते थे, बट नाउ डेज वी आर गिविंग डिप्थेरिया एंड टेटनस डीटी 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। तो डोज तो हमारी 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर लगाना है और अपर आर्म पे लगाना है, तो हम इसको ग्लूटियल मसल्स पे नहीं देते हैं। सो दिस इज नॉट द ट्रू अबाउट टीटी इंजेक्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर प्रेरणा स्ट्रेटजी बीपीएल couple are awarded 9,000 for boys or 10,000 for girl child. Option number second is 10,000 at the birth of boy or 12,000 for girl, and option number C is 8,000 for boys or 9,000 for girl child, and option number 4 is 6,000 for boy or 8,000 for girl child. So जो प्रेरणा strategy है, that was initiated by government of India. This strategy is mainly for the below poverty line couple. इसमें क्या है कि, and this strategy is being run in उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड राजस्थान। इसमें क्या है कि हमने जो एज ऑफ मैरिज है गर्ल्स की उसको इंक्रीज करना है, एंड स्पेस बिटवीन द बर्थ उसको हमने
इंक्रीज करना है। मतलब कि इसमें हमने मदर्स को मोटिवेट करना है, पेरेंट्स को मोटिवेट करना है कि अपने बच्चों की जो शादी है वो जल्दी नहीं करनी है, उसको डिले करना है। एंड उसके बाद उनको प्रेशराइज नहीं करना है फॉर द बेबीज के लिए। तो अगर दो बेबीज में एटलीस्ट 3 इयर्स का गैप होना चाहिए। तो अगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो उनको 10,000 मिलेगा अगर वो बॉय की एज मैरिज है जो डिले करते हैं, एंड 12,000 फॉर द गर्ल्स मैरिज। Now the next question is Talipus equinus is also commonly known as, and the options are clubfoot, exophthalmos minor, exophthalmos major, and syndactyly. So the correct answer is clubfoot. Talipus equinus is the other name for clubfoot. Now next question is the structural and functional unit between two neurons is glial cell, synapse, neurotransmitter or road of Ranvier. So the structural and functional unit between two neurons जिसको हम बोलते हैं synaptic cleft or synapse. So option number B is the right answer. Now the next question is a 2-year-old boy is admitted in the pediatric medicine ward with fever and diagnosed as urinary tract infection. Which of the following organism is the most common cause of UTI in children? Pseudomonas, E. coli, Streptococcus or Staphylococcus? So among the under 5 children जो यूटीआई है वो ज्यादातर ई कोलाई की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फुल टर्म न्यूबॉर्न did not pass meconium in the first 24 hours. In which condition will this occur? So basically जो न्यूबॉर्न है उनको विद इन 24 आवर्स मेकोनियम पास कर देना चाहिए। मेकोनियम इज द फर्स्ट टूल दैट इज पास बाय द न्यूबॉर्न। एंड अगर वो 24 आवर्स के बाद नहीं पास करते हैं तो हमने उनको हायर जो हमारा हेल्थ सेंटर है वहाँ पे रेफर करना है। और ये किस चीज के साइन हो सकते हैं? दिस इज अ साइन ऑफ हिस्पन्स डिजीज जिसको हम मेगाकोलन डिजीज भी बोलते हैं। Now the next question is, while performing physical examination of the newborn, testes could not be palpated in the scrotum. The failure of the testes to descend normally through the inguinal canal is called as PODY, epispadiasis, hypospadiasis और cryptorchidism. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं जिसमें कि जो टेस्टिस हैं वो स्क्रॉटम में डिसेंड नहीं होती हैं, उस कंडीशन को हम क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोलते हैं। Now the next question is the method to be followed by while administering two live vaccine at any given time is mix both and give as a one shot, administer both simultaneously at different site, administer both at 1 day interval, administer both at 3 days interval. So हम जब भी टू लाइव वैक्सीन लगाते हैं तो उसके लिए हमने साइमल्टेनियसली डिफरेंट साइट चूज करनी है। एंड दो फॉर एग्जांपल लाइक हमने ओपीवी 0 डोज दी है बच्चे को, तो ओपीवी फर्स्ट डोज जो है वो 4 वीक्स का डिफरेंस होना चाहिए लाइव वैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। Now the next question is pneumococcal vaccine is a subunit vaccine, protein vaccine, conjugate vaccine or recombinant protein vaccine. So pneumococcal जो है that is a conjugate vaccine. PCV जब हम बोलते हैं तो PCV का मतलब है pneumococcal conjugate vaccine. Now the next question is which of the following is a rapid reaction of anaphylactic type in a person receiving an immunoglobulin? And the options are pain, sterile, rigors और cry. So सबसे पहले जो anaphylactic type reaction होगी that will be the rigor. The patient will have shivering और एकदम उसका जो temperature होगा body का वो increase हो जाएगा. Chills will be there. So option number C is the right answer. Now the next question is bimanual deworming of adolescent is done with which of the following? And the options are mebendazole 100 mg, albendazole 100 mg, mebendazole 400 mg और albendazole 400 mg. So biannual deworming का जो हमारा drug of choice है that is albendazole and the dose will be 400 mg for the children who are more than 2 years. और जो 1 से 2 साल के बीच में है उनको हम 200 mg देते हैं हाफ टेबलेट। एंड द चिल्ड्रन हु आर लेस देन 1 ईयर मतलब इन्फेंट्स में हम डीवॉर्म नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज eating disorder in adolescent that is characterized by refusal to maintain a minimal normal body temperature are except bulimia nervosa, anorexia nervosa, binge eating और pica.
तो इनमें से जो हमारी पाइका है दैट इज नॉट कम एज अ ईटिंग डिसऑर्डर इन एडोलेसेंट फॉर द टू मेंटेन अ मिनिमल नॉर्मल बॉडी वेट। बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग आर सेम, कि एकदम जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा खा लेता है, उसके बाद उसको पछतावा होता है कि मैंने इतना सारा खा लिया, और फिर वो वॉमिट इंड्यूस करता है। एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो पेशेंट है वो डाइट प्रॉपर लेता ही नहीं है, बहुत ही कम लेता है। और पाइका ईटिंग क्या है कि जो हमारा नॉन ईटिंग चीजें हैं उनको खाते हैं, लाइक चॉक खा ली, सॉइल खा लिया, तो उसको हम बोलते हैं पाइका ईटिंग। Now the next question is, a 25-year-old man uses condom. Which method of contraception does he follows? Terminal method, barrier method, hormonal method, or chemical method? So the right answer is option number B, that is barrier method. Terminal method जो males में है that is vasectomy. Hormonal method basically हम females में use करते हैं, जिसमें हमारी hormonal contraceptive pills आ जाती हैं। एंड केमिकल मेथड्स में लाइक जेलीज हो गई, फॉर्म्स हो गए, ये सब हम यूज करते हैं, स्पर्मिसाइडल जो चीजें हैं वो यूज करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, post-coital contraception is obtained by using which of the following pill? And the options are Mala D, Mala N, Micropill or Levonorgestrel. So post-coital contraceptive is the emergency pills, जिसमें कि हम Levonorgestrel use करते हैं in the higher doses. Now the next question is, which of the following is oral abortifacient? And the options are levonorgestrel, mifepristone, ethylene estradiol और Mala N. So जो हमारा oral abortifacient है that is mifepristone. Already हमने जब medical management of abortion पढ़ा था, तो उसमें हम two drugs use करते हैं, one is mifepristone and other one is misoprostol. Now the next question is, the onset of first menstruation is called menstrual cycle, menopause, dysmenorrhea or menarche. So the right answer is menarche. Menopause is the cessation of the menstruation. Dysmenorrhea is the pain during the menstrual period. Now the next question is, what is the age criteria for female sterilization as per the National Health Mission guidelines? And the options are below the age of 49 years and above the age of 22 years, below the age of 30 years and above the age of 20 years, below the age of 40 years and above the age of 30 years, below the age of 50 years and above the age of 40 years. So the female sterilization, that is tubectomy. So for the tubectomy, the guidelines are that the female age should be less than 49 years, but it should be more than 22 years. So option number A is the correct answer. Now the next question is, before recommending oral contraceptive for the family planning to 26-year-old women, the community health officer would look for signs and symptoms of which of the following? Dysmenorrhea, anemia, hypertension or obesity. So whenever we are giving oral contraceptive or hormonal pills, तो उसमें हमने hypertension के लिए check करना है. So option number C is the correct answer. Now the next question is, kangaroo mother care is necessary till baby attains a weight of 1500 gram, 2000 gram, 2500 gram और 3 kg. So हमारी कंगारू मदर केयर हम लो बर्थ वेट बेबीज में देते हैं, जिसमें कि हम ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कांटेक्ट देते हैं। एंड ये कब तक कंटिन्यू रखनी है? जब तक बच्चा नॉर्मल वेट ना अटेन कर ले, दैट इज 2.5 kg और 2500 ग्राम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the program deals with training health personnel in basic newborn care and resuscitation is, and the right answer is नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। Already this we have discussed कि जो हमारा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है उसमें हम 2 days की ट्रेनिंग देते हैं to the health workers who are working in the labor room and the NICU setup, and इसमें हम बेसिक न्यूबॉर्न केयर है जिसमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन है हमारा, फिर न्यूनेटल रिसर्सिटेशन है, प्रिवेंशन फ्रॉम हाइपोथर्मिया, ये वाली जो केयर है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, following vaccines are given at birth except, and the options are BCG, poliomyelitis, hepatitis B और diphtheria. So the correct answer is diphtheria. BCG हम birth पे लगाते हैं, it should be given it within 15 days of birth and dose will be 0.05 ml intradermal. पोलियोमाइलाइटिस हम ओपीवी की 0 डोज देते हैं, 2 ड्रॉप्स ओरली, एंड हेपेटाइटिस बी शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ द बर्थ
and dose will be 0.5 ml intramuscular. Now, the next question is, a child is said to be fully immunized if child received all due vaccines as per national immunization schedule within dash year of age. 1 year, 2 year, 3 year or 5 year. So the correct answer is option number 1, that is 1 year. So अगर बच्चे को 1 साल तक की सारी वैक्सीनेशन हो रखी है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो हम बच्चे को बोलेंगे कि जो बच्चा है वो फुली इम्यूनाइज्ड है. Now the next question is, during pregnancy, gaseous exchange occur to and from the fetus. This process is called osmosis, reverse osmosis, diffusion or conduction. So during pregnancy जो gaseous exchange होती है fetus में वो through diffusion होती है. So option number 3 is the correct answer. Now the next question is, during delivery, the overlapping of the skull bones of newborn occurs. This is called as ossification, molding, protuberance or fontanellus. So this overlapping of the skull bone जो है that is known as molding. So option number 2 is the right answer. The next question is, the muscular wall of the uterus is perimetrium, myometrium, endometrium और ectometrium. So जो हमारा यूट्रस है उसकी 3 लेयर्स होती हैं. पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर है और एंडोमेट्रियम हमारी इनर लेयर है. एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो एंडोमेट्रियम है हम उसको डेसिडुआ बोलते हैं. एंड जो हमारी मस्कुलर वॉल है दैट इज मायोमेट्रियम. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. Now next question is, which of the following is called as the gatekeeper of pregnancy? And the options are uterus, cervix, vagina or fundus. So the correct answer is cervix. Cervix is known as the gatekeeper of pregnancy. Now the next question is, during antenatal period, the blood volume of women increases, decreases, remain the same or decreases with gestation. During the antenatal period जो blood volume है वो increase हो जाता है जिसकी वजह से मदर को फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है. Now the next question is, an antenatal woman complains of excessive secretion of saliva. This process of excess secretion of saliva during pregnancy caused due to progesterone and HCG is called hyperemesis gravidarum, pitalism, nausea or morning sickness. So this excessive secretion of saliva due to the influence of progesterone and HCG hormone is known as pitalism. So option number 2 is the right answer. Now the next question is, a fifth time pregnant woman comes to the antenatal OPD. Which of the following is an appropriate term that can be used to describe her pregnancy state? So correct answer is grand multi gravida. तो grand multi gravida mother जिसमें कि फिफ्थ टाइम जो प्रेग्नेंट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा मदर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an antenatal woman had rupture of membrane at 34 weeks and does not progress to labor. Finding reveals oligohydramnios. Which of the following possible infection can occur? Peritonitis, ascites, chorioamnionitis और urinary tract infection. So 34 वीक्स पे रप्चर हुआ है, ऑलिगोहाइड्रोमियंस हो गया, तो उसके बाद मदर को क्या रिस्क हो सकता है कि मदर को क्रोनियोएमनियोनाइटिस हो सकता है. Now the next question is, a 38-week of gestation mother with cardiac disease delivered by normal vaginal delivery. Which of the following medicine has to be administered after the birth of placenta to avoid systemic hypotension and prevent hemorrhage? So इसमें हम मदर को ऑक्सीटोसिन देते हैं, ऑक्सीटोसिन या मिथर्जिन. तो ऑलरेडी मदर को क्या है, कार्डियक डिजीज है, तो मिथर्जिन हम कार्डियक डिजीज और हाइपरटेंशन वाली मदर्स को नहीं देते हैं, तो इसलिए हम ऑक्सीटोसिन देंगे. Now the next question is, at 37 week of pregnancy, mother report of blood stained jelly-like secretion. How will you interpret the findings? And the options are, women is in early labor, women is having UTI, women is in the second stage of labor or women is in the third stage of labor. So blood stained jelly-like secretion जो है that is known as show, जिसमें कि mucus होता है, mucus is stained with the blood, and this is the early indication of early labor. Now the next question is, if 50-year-old patient diagnosed as hypertension is getting discharged from hospital,
All of the following health education has to be given to the patient except, and the options are reduce salt intake, stop tobacco use, take medicine regularly और restrict physical activity. तो हमने पेशेंट को क्या मना करना है कि रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी करनी है एटलीस्ट 30 minutes ऑफ अ डे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी करनी है मिनिमम 30 minutes ऑफ अ डे. Now the next question is, while using a meter dose inhaler, all of the following has to be followed except shake meter dose inhaler before use, coordination with inspiration should be done, hold the MDI sideways and hold breath for 10 seconds. तो इनमें से कौन सी चीज है जो हमने नहीं करनी? That is option number 3, hold the MDI sideways. Now the next question is, impairment of heart function due to inadequate blood flow to the heart that is caused due to obstructive changes in the vessel supplying blood to the heart is known as vasculitis, peripheral arterial disease, ischemia or hypertension. So that is known as ischemia. जिसमें क्या है कि ड्यू टू द obstruction or due to the accumulation of the cholesterol into the blood arteries, ब्लड जो परफ्यूजन है टू द हार्ट विल रिड्यूस, और जो हमारा ब्लड हार्ट है उसको ब्लड कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो सेल डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसको हम इश्केमिया बोलेंगे. Now the next question is, a 45-year-old man has symptoms of polydipsia, polyphagia, comes to the diabetic clinic. Which of the following HbA1c level of the person indicate that he is diabetic? And the options are less than 5, more than 5.5, more than 6 or more than 6.5. So जो हमारा HbA1c है वो हम 3 month में करते हैं to check the level of the sugar or the glucose. So more than 6.6 suggests that the patient is having diabetes. Now next question is, which of the following is a characteristic of varicella zoster virus? It is a cold sensitive, it is heat labile, it is immutable, transmitted by Culex mosquito. So varicella zoster जो है जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है, it is a viral infection and इसका जो है that is it is a heat labile. अगर आप इसको ज्यादा हीट में रखेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा. सेम फॉर द दैट वैक्सीन ऑल्सो, वैक्सीन को भी हमने हीट हीट से प्रिवेंट करके रखना होता है, और वायरस का भी यही है कि अगर वो एक्सेसिव हीट में जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. Now the next question is, the reservoir of infection of measles is animal, bird, human or fish. So जो हमारा measles है उसका जो reservoir है that is only humans. So option number 3 is the right answer. Now the next question is, a 28-year-old mother gave birth to a newborn with congenital defects. The mother tested positive for rubella during pregnancy. Which of the following factor of rubella that cause congenital defect? Prevent cell growth, inhibit cell division, inhibit meiosis or prevent cell maturation. So जो rubella वायरस है वो क्या करता है? It will inhibit the cell division, जिसकी वजह से the child will have congenital defect, जिसको हम क्या बोलते हैं? Rubella, congenital rubella, that is characterized by cataract, congenital deafness and congenital heart abnormality. Next question is, infant below 6 months are immune to mumps due to the presence of which of the following? IgM, IgA, maternal antibodies or immune system development. So the right answer is maternal antibodies. Next question is, the contraindication of administration of mumps vaccine is all of the following except, and the options are pregnant women, immune compromised patient, severely ill patient or mild obese patient. So mumps हमने किसमें नहीं लगाना है? That is means कौन सा है? That is which is not the contraindication of mumps. So that is mild obese patient. Rest all the three are the contraindication for the mumps vaccine. So अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.